हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएमटी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही लाजवाब सेशन को लेकर आया हूं जो क्लास 12th का इंग्लिश से है और जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बहुत दिनों से आप लोग का मांग था, तो हम आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं। और यहां से आप लोग पढ़ने के बाद कंफर्म है कि 10 से 12 नंबर पूछ ही डालता है। इसलिए आइए हम लोग एकदम रिवीजन मोड में लगातार और फटाफट और स्पीड मोड में हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए चालू करते हैं। और एक हाँ जरूरी सूचना, जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। ये बिना समय को गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज द यंगस्ट। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा सबसे यंगेस्ट है ना। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी में है ग्रीक, सी में है लैटिन और डी में है इंग्लिश। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इंग्लिश जो है यंगेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा मतलब नाटक का सिनोनिम्स माने पर्यायवाची शब्द है ना। सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द कौन है? ऑप्शन ए है एक्टिंग, बी में है डायलॉग, सी में है स्टेज और डी में है प्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्ले है ना। ड्रामा का जो सिनोनिम्स होगा वह प्ले हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेनेसेंस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ। मतलब कह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि पुनर्जागरण है ना। रिनेसेंस मतलब पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण ने जेनेट ए न्यू स्पिरिट ऑफ, पुनर्जागरण ने किसकी एक नई भावना उत्पन्न की? ऑप्शन ए इंक्वायरी की, बी में लिखा हुआ है इंट्रोस्पेक्शन की, सी में लिखा है एस्पेरेस्टिशन की और डी में है मोरालिटी की। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इंट्रोस्पेक्शन की हो जाएगा आंसर, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन की भावना उत्पन्न की, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन द 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी में डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब 18वीं शताब्दी में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्दकोश प्रकाशित किया। कौन? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर पोप, बी में है सैमुअल जॉनसन, सी में है जोसेफ प्रेस्टली और डी में है विलियम लॉन्गटन। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल जॉनसन, यानी ऑप्शन बी। एक जरूरी सूचना, अभी जस्ट ही हम लोग क्लास 10th का 7 बजे सुबह 7 AM मतलब 7:15 में रिलीज हो रहा है संस्कृत सबसे पहले। तो आप लोग जो भी आप लोग के भाई बहन दोस्त यार हैं 10th के तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनको पास सेंड कर दीजिए। बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट बताना उस पर बताया जाएगा और टॉपर सीरीज के नाम से है, ठीक है। उसमें सारा चीज़ का दिया जाएगा, क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारा चीज़, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें पांचवा नंबर क्वेश्चन में। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्ल्स डिकेंस वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द डैश। मतलब कह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस जो है उपन्यास थे, कितनी शताब्दी के उपन्यास नोवेलिस्ट थे? ऑप्शन ए 18th, बी में है 19th, सी में है 20th और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19th सेंचुरी के क्या थे? नोवेलिस्ट थे, ठीक है। उपन्यास मतलब उपन्यासकार थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा नंबर बोल रहा है कि द एंग्लो सैक्सन वेयर डैश पीपुल। मतलब एंग्लो सैक्सन लोग थे, कैसा कहाँ के लोग थे? ऑप्शन ए पेरिशियन थे, बी में लिखा हुआ जर्मनिक थे, सी में लिखा हुआ ग्रीक थे, डी में लिखा हुआ लैटिन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनिक थे। कहाँ के थे? जर्मनिक थे, ठीक है। आगे देखिए 7वां नंबर में इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड मतलब कह रहा है या अंग्रेजी एकल में विकसित हुई मानक। अंग्रेजी एकल में जो विकसित मानक हुआ वो कब हुआ? क्वीन इंग्लिश, बी में लिखा हुआ किंग्स इंग्लिश, सी में है प्रिंसेस इंग्लिश, डी में है प्रिंसेस इंग्लिश। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी क्वींस इंग्लिश, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में। देख रहे हैं फटाफट रिवीजन, कोई टाइम को लैप्स बिना टाइम को गवाए हुए। एकदम 100 प्लस क्वेश्चनों को हम इसमें रिवीजन करेंगे और कंफर्म आपका 10 से 12 नंबर यहाँ से पूछ ही डालेगा, ठीक है। आगे देखिए 8वां नंबर में बोल रहा है
कि इंग्लैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। मतलब कह रहा है कि इंग्लैंड जो है वेल नोन राइटर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लैंड अंग्रेजी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। इंग्लैंड के जो हैं कौन जो हैं जाने माने लेखक हैं? ऑप्शन में है पोस्ट मॉडर्न, बी में है ओल्ड, सी में है मॉडर्न और डी में है मिडिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा मिडिल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मिडिल। आगे देखिए 9वां नंबर बोल रहा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। मतलब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मानक ब्रिटिश है ना, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश मतलब मानक ब्रिटिश अंग्रेजी भाषण को किसके रूप में जाने लगा? ऑप्शन ए में सेकेंड लैंग्वेज, बी में है न्यू इंग्लिश, सी में है अमेरिकन इंग्लिश, डी में है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन। मतलब कह रहा है कि एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर है ना, एंग्लो सैक्सन ने इन्वेडेड मतलब इन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड पर कब किया? आक्रमण कब किया? इन्वेडेड मतलब आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 5th सेंचुरी में, बी में है 6th सेंचुरी में, सी में है 7th सेंचुरी में और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 5th सेंचुरी में आक्रमण किया था, है ना, एंग्लो इंडियन ने किस पर? इंग्लैंड पर। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर में बोल रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स, है ना, रिफ्लेक्ट सेंचुरीज ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब बोल रहा है कि आज की अंग्रेजी भाषा है ना, टुडे इंग्लिश लैंग्वेज माने आज की अंग्रेजी भाषा राजनीति और सामाजिक विकास की सदियों, है ना, सदियों को पुनर्निर्देशित करती है। कब? ऑप्शन ए है 4th सेंचुरी में, बी है 5th सेंचुरी, सी 6th सेंचुरी और डी 7th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5th सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन। मतलब कह रहा है कि किसे एक साथ, किसे जो है टुगेदर मतलब एक साथ एंग्लो सैक्सन कहा जाता है? ऑप्शन ए एंगल्स को, बी है सैक्सन्स को, सी है ज्यूट्स को और डी है ऑल ऑफ देयर या दीज, ऑल ऑफ थ्री मतलब तीनों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ थ्री, तीनों को हम कहते हैं ना, ए बी सी यानी एंगल्स को भी, सेक्शन को भी, ज्यूट्स को भी क्या कहते हैं? एक साथ एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। तीनों को मिलाकर हम एक साथ एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। किसको? सेक्शंस के, एंगल्स को और ज्यूट्स को। आगे देखिए 13 नंबर में बोला है कि डैश गेव्स इंग्लैंड, डैश गेव्स इंग्लैंडियन, इंग्लैंड है वह, सॉरी इंग्लैंड आई ना होगा, इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। मतलब कह रहा है कि अंग्रेजों को अपना नाम और भाषा दी, है ना, इंग्लैंड को अपने नाम और भाषा किसने दिया? ऑप्शन ए इंडियंस ने, बी में है एंग्लो सैक्सन ने, सी में है रोमांस ने और डी है नन ऑफ दीज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंग्लो सैक्सन ने दी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ओल्ड इंग्लिश कवर्ड, ओल्ड इंग्लिश कवर्ड मतलब मैंने पुरानी इंग्लिश कब कवर किया, कब से कब तक? ऑप्शन ए है AD 449 से AD 1066, बी में है AD 1067 से AD 1099, सी में है AD 1100 से AD 1149, डी में है AD 1150 से AD 1500। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी AD इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश जो कवर्ड कब से कब तक है? AD 449 से AD 1066 तक। आगे देखिए मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है? मतलब मिडिल इंग्लिश कवर्ड कब से कब तक? ऑप्शन ए है AD 449 से AD 1066। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, है ना। ऑप्शन बी है AD 1067 से AD 1099, सी में है कि AD 1100 से AD 1149, डी में है AD 1150 से AD 1500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1150 से 1500 हो जाएगा। कौन? मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश का भाग। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि 1500 ईस्वी से, कब से?
1500 ईस्वी से टिल नाउ मैंने अब तक 1500 ईस्वी से अब तक प्रयोग की जाने वाली 16 अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी कहलाती है। कितना? 16 हो जाना चाहिए। आधुनिक इंग्लिश कहलाती है। यहाँ से क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है ना। मतलब कह रहा है कि 1500 ईस्वी से अब तक प्रयोग की जाने वाली 16 अंग्रेजी है ना, एड यूज्ड सिंस नाउ इज कॉल्ड, मतलब कि अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। आगे चलिए 17 नंबर में बोला है कि द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर ओल्ड। मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का जो इतिहास है, इसका इंग्लिश लैंग्वेज का जो हिस्टोरी इतिहास है लगभग कितना 100 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए है 1500 ईयर ओल्ड, बी में है 16 ईयर ओल्ड 1600, और सी में है 1700, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट और सही क्या हो जाएगा? सही आंसर 17 नंबर के सही आंसर हो जाएगा 15th है ना, 1500 मैंने 1500 ए ऊपर बताया ना। हाँ मॉडर्न था। फिलहाल आगे चलते हैं 18 नंबर में बोल रहा है कि इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, मतलब इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का कब खोज हुआ। ऑप्शन ए है 1475 में, बी में 1476 में, सी में 1477 में, और डी में दिया हुआ है 1478 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1476 में हुआ था खोज, है ना। आगे चलते हैं 19 नंबर में बोल रहा है कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, मतलब कह रहा है कि पुराने अंग्रेजी काल में दो प्रमुख प्रभाव थे। दो प्रमुख प्रभाव थे। कौन कौन? ऑप्शन ए है प्रभाव का इन्फ्लुएंसेस वेयर, मतलब मेजर पीरियड, टू मेजर इन्फ्लुएंस, मतलब दो महत्वपूर्ण या ज़्यादा प्रभाव थे। ऑप्शन ए है लैटिन एंड फ्रेंच, बी में लैटिन एंड ग्रीक, सी में है लैटिन एंड सन क्या स्कैंडिनेवियन, डी में लैटिन एंड इंडियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। ठीक है। आगे चलिए 20 नंबर में बोल रहा है कि द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज ईरा ऑफ, मतलब कहने का कह रहा है कि पुराने अंग्रेजी साहित्य का, है ना, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पुराने अंग्रेजी साहित्य का जो स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है। ऑप्शन ए किंग अल्फ्रेड के युग के, सॉरी, बी में लिखा हुआ किंग रिचर्ड टू के युग के, सी में क्वीन एलिजाबेथ के युग के, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यही होगा, यानी किंग अल्फ्रेड के युग के। ठीक है। और एक जरूरी सूचना आप लोग बता दें, बहुत ही जल्द आप लोग जैसे 12th का एग्जाम दीजिएगा उसमें आप लोग का इस चैनल पर डिप्लोमा का कोर्स चालू हो जाएगा। क्या? क्रैश कोर्स, डिप्लोमा और पैरामेडिकल का कोर्स चालू हो जाएगा। आप कहिएगा सर पैरामेडिकल कौन करे, डिप्लोमा कौन करेगा? तो हम मेरा उम्मीद से जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर बेटर रहेगा जो लड़कियां हैं पैरामेडिकल का फॉर्म भरिए, गर्ल्स के लिए, है ना, ये गर्ल्स के लिए है, फॉर गर्ल्स। अब डिप्लोमा के लिए बॉय है। आप सर कहिए, आप कहिए कि हम तो बायोलॉजी से हैं लड़के लोग, हम पैरामेडिकल कहाँ डालेंगे? तो डाल सकते हैं, लेकिन बिहार में बहुत कम रहता है चांस लड़कों को पैरामेडिकल मिलने के लिए। अब बहुत कम रैंक लाना पड़ेगा, मतलब 100-200 के नीचे लाइएगा तब आपका एडमिशन पैरामेडिकल में होगा बॉय के लिए। लेकिन गर्ल्स के लिए ज़्यादा भी रैंक रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन डिप्लोमा में अब कितना रैंक आपको, मतलब लगभग बताएंगे एक रेशियो कि उतना रैंक रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए लड़का लोग डिप्लोमा डालिएगा, लड़की लोग पैरामेडिकल। और इस चैनल पर आप लोग का एकदम फ्री क्लास, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, फ्री क्लास दिया जाएगा और 100% आपका इंट्रेंस निकलेगा। ठीक है। चलिए हम लोग फिलहाल रिवाइज मोड में थे, तो आइए रिवाइजन करते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड, मतलब कह रहा है कि AD वर्ष 1066 को पुरानी अंग्रेजी अवधि का अंत का माना जाता है। पुरानी मतलब ओल्ड इंग्लिश का, समझे? मतलब जो 1666 है उसको किसका समाप्ति बोलते हैं? तो ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति वर्ष बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर में कि अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, मतलब कह रहा है कि
इस कितने ईस्वी सन में, है ना, कितने ईस्वी सन में इंग्लैंड में ईसाई धर्म का प्रसार शुरू हुआ। मतलब कब से जो है इंग्लैंड में, कहाँ में, इंग्लैंड में क्रिश्चियन का माने ईसाई धर्म का प्रसार शुरू हुआ। ऑप्शन ए है AD 400 में, बी में है AD 500, सी में है AD 600 और डी में है AD 700। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AD 600 में शुरू हुआ था, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि द फर्स्ट शेप ऑफ मिडिल लैंग्वेज, द फर्स्ट शेप ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्ड द पीरियड ऑफ। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के ऊपर भी बताएं क्या कि मध्य अंग्रेजी साहित्य का पहला चरण अवधि को कब दर्शाता है। ऑप्शन ए है AD 1950 से AD 1350, डी बी में है AD 1050 से AD 1215, सी में है AD 1150 से AD 1215, डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऊपर बताया ना कि 1150 से 1215 मिडिल कवर बताया इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, आगे देखिए नीचे सेकंड फेज ऑफ द मिडिल लैंग्वेज। फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल लैंग्वेज का यह है सेकंड फेज ऑफ मिडिल लैंग्वेज। मतलब कह रहा है, हिंदी पर तो ऊपर बताया कि चलिए इसको भी, मतलब कह रहा है कि मध्य अंग्रेजी साहित्य का जो दूसरा चरण है किस अवधि को दर्शाता है। ऑप्शन ए है AD 950 से AD 1350, बी में है AD 1050 से AD 1350, सी में है AD 1150 से AD 1350 और डी में है AD 1250 से AD 1350। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सेकंड जो है मिडिल लैंग्वेज का जो चरण है वो AD 1250 से 1350 तक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि चांसर गोवर लिखल है, गोवर इंग्लैंड एंड माइक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द डैश पीरियड। मतलब कह रहा है कि चांसर एंड गोवर इंग्लैंड और इंग्लैंड और, है ना, कहाँ बोला कि राइटर ऑफ द पीरियड इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड और क्या बोले, इंग्लैंड और वाइक्लिफ, यानी उसी को मध्य अंग्रेजी बोलते हैं, काल के, है ना, वाइक्लिफ काल के महत्वपूर्ण लेखक थे। मतलब किस काल के महत्वपूर्ण लेखक थे, कौन कौन, चांसर, गोवर और इंग्लैंड। तो इसका मध्य काल के हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिडिल लैंग्वेज, मिडिल इंग्लिश काल के, है ना, उसी पीरियड के थे जब मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज चलता था। ठीक है, फिलहाल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला मॉडर्न इंग्लिश बिगेन फ्रोम। मतलब आधुनिक अंग्रेजी कब से शुरू होता है, आधुनिक इंग्लिश का शुरुआत कब से होता है। ऑप्शन ए AD 1300 से, बी में है AD 1400 से, सी में है AD 1500 से और डी में है AD 1600 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा AD 1500 से मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, क्या, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इज। मतलब छपाई की जो तकनीक इंग्लैंड में शुरू हुआ था वो कब से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1466 में, ऑप्शन बी है 1476 में, ऑप्शन सी है 1486 में और डी है 1496 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है क्या हो जाएगा, 1476 में इंग्लैंड में छपाई शुरू हो गया था। फिलहाल आगे देखिए 28 नंबर में द नेम ऑगस्टन जो है वाज गिवन टू द ईयरली सेंचुरी। मतलब कह रहा है कि ऑगस्टन नाम जो है प्रारंभिक शताब्दी को दिया गया था। ऑगस्टन नाम जो है किस शताब्दी के प्रारंभ में गया था। ऑप्शन ए है 17वीं सेंचुरी, बी में है 18वीं सेंचुरी, सी में है 19वीं सेंचुरी और डी में है 20वीं सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वीं सेंचुरी के शुरुआत को बोला गया था, नाम दिया गया था ऑगस्टन। आगे देखिए 29 में कि डैश वाज नोन एज द ऑगस्टन एज। किस सेंचुरी को हम ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। तो अभी तुरंत बताए हैं क्या, 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन नेम से जानते हैं। किसके नेम से, ऑगस्टन एज के नेम से। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर में द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय। ब्रिटिश ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया था, रिटन बाय जे बुचनान इन। मतलब जे बुचनान के द्वारा जो है ब्रिटिश ग्रामर कब लिखा गया था। ऑप्शन ए में है 1760 में, बी में है 1762 में, सी में है 1764 में और डी में है 1766 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1762, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए 31 में, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी विल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब कह रहा है कि कह रहा है कि 15वीं सेंचुरी है ना, 15वीं शताब्दी को से लेकर अब तक के अंग्रेजी को, है ना, अब तक के अंग्रेजी को अंग्रेजी कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए है ओल्ड, बी में है मिडिल, सी में है मॉडर्न और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्न, है। मॉडर्न इंग्लिश को जो 15th सेंचुरी से अब तक की, उसको क्या बोलते हैं? अब तक ही, माने नाउ, है ना, टिल नाउ, माने अब तक डेट तक इंग्लिश को इंग्लिश ही कहा जाता है, 15 सेंचुरी से लेकर अब तक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि डैश इज विंडो ऑफ द वर्ल्ड। डैश इज द विंडो ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के लिए एक खिड़की है। कौन है? दुनिया के लिए एक खिड़की है। कौन? ऑप्शन ए हिंदी। कौन सा भाषा जो है दुनिया के लिए, कौन सा लैंग्वेज जो है दुनिया के लिए खिड़की की तरह है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है इंग्लिश, डी है चाइनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंग्लिश जो है दुनिया के लिए वर्ड है ना, दरवाजा, खिड़की है। आगे देखिए 33 नंबर में देखते हैं। 33 नंबर बोल रहा है कि डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। मतलब बोल रहा है कि किस देश में देसी वक्ताओं की सबसे बड़ी संख्या है? कौन सी, किस देश में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेटिव स्पीकर, मैंने कह रहा है कि वक्ताओं का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन ए इंग्लिश में, ऑप्शन बी चाइनीज, सी में है उर्दू और डी में है हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है क्या होगा, है ना, चाइनीज में सबसे ज़्यादा है ना। नंबर 34 में बोल रहा है इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डैश। मतलब कह रहा है कि यूके में, है ना, यूएसए में, आयरलैंड में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में अंग्रेजी किसके रूप में बोली जाती है? ऑप्शन ए है फ्रेगन लैंग्वेज के रूप में, बी में है सेकेंड लैंग्वेज, सी में है मदर टंग, और मदर टंग नहीं है, लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, अच्छा रहता, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा मदर टंग या मदर लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है इन इंडिया, मतलब भारत, इन इंडिया सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया और बोट्सवाना इट इज इंग्लैंड इज स्पोकन एज ए डैश। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सिंगापुर में, है ना, भारत में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नाइजीरिया में, नमीबिया में और बोट्सवाना में ईटीसी में इंग्लिश जो है किस रूप में बोली जाती है? ऑप्शन ए है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, बी में है मदर टंग के रूप में, सी में फोरेन लैंग्वेज के रूप में और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड एज ए डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। मतलब बोल रहा है कि अंग्रेजी का जो उपयोग है भारत के एंग्लो भारतीय समुदाय द्वारा, ठीक है, किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेगिस लैंग्वेज के रूप में, बी में है मदर टंग के रूप में और सी में है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मदर टंग या मदर लैंग्वेज के रूप में, यानी मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए 37 में, और एक और बात बस छोटा सा कि 7 AM में, जस्ट 7:15 AM में टेंथ का क्रैश कोर्स चालू हो गया है, और क्रैश कोर्स चालू हो गया है जो 1 मंथ चलेगा लगभग एग्ज़ाम तक, जिसका नाम है, क्या नाम है? टॉपर सीरीज। तो आप लोग अगर दोस्त भाई रिश्तेदार कुछ भी होंगे, भाई बहन, आप लोग जरूर शेयर कीजिए। जो 10th का क्लास को चालू हुआ उसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों का संग्रह किया जा रहा है और आप लोग का तो चलता ही रहेगा और 10th का भी प्रतिदिन डलाएगा और 12th का भी डलाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 37 में बोल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, 2-3 ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन ऐसा हो गया है। बोल रहा है कि इन चाइना, नज़र तो आ ही रहा है हम लोग, है महाराजा भी, हम लोग बूढ़ा थोड़ी हुई है ना, चश्मा लगाने की जरूरी नहीं है, लोकेगा भी फटाफट, मतलब कि बहुत दूर तक। बोला इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रा, है ना, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील इट इज इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। मतलब कि चाइना में, जापान में, यूएसए,
मतलब सभी जगह इतना है ना, इतना देश में सभी जगह जो है अंग्रेजी भाषा किस रूप में बोली जाती है? ऑप्शन ए मदर टंग के रूप में, बी में है सेकेंड लैंग्वेज, सी में है फ्रेंगल लैंग्वेज और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है क्या होगा? फ्रेंगल लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ? हाँ 38 में। 38 नंबर बोल रहा है कि इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, मतलब अंग्रेजी भाषण किस भाषा से विकसित हुआ? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, ऑप्शन बी है एंग्लो सैक्सन, सी में है एंग्लो अमेरिकन और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंग्लो सैक्सन से क्या हुआ? विकसित हुआ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में। अमेरिकन इंग्लिश डिफर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, मतलब बोल रहा है कि अंग्रेजी जो अमेरिकन अंग्रेजी है, अमेरिका की अंग्रेजी है, वो ब्रिटिश से अलग है, ब्रिटिश अंग्रेजी से अलग है, अलग है, अलग है। किस क्षेत्र में? अंग्रेजी के किस क्षेत्र में? स्फीयर में, है ना। ऑप्शन ए स्पेलिंग में, बी में है वोकैबुलरी में, सी में है ग्रामर में और डी में है ऑल ऑफ थ्री, मतलब सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ सभी, मतलब ऑल ऑफ थ्री में, मतलब स्पेलिंग में भी अलग है, वोकैबुलरी में भी अलग है और ग्रामर में भी अलग है, यानी कि सभी में अलग है, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर बोल रहा है कि अबाउट डैश ईयर एगो, मतलब लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब कह रहा है कि कितने, लगभग कितने साल पहले, है ना, लगभग कितने साल पहले लैटिन जो है एक वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब लैटिन जो है एक विश्व भाषा थी। कब? कितने वर्ष पहले? ऑप्शन ए है 600 वर्ष, बी में है 700 वर्ष और सी में है 800 वर्ष और डी में है 900 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 वर्ष पहले लैटिन भाषा को हम वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जानते थे। 41 में देखिए, इन द लास्ट few decades, in the last few decades of the dash century, the English language has been rapid changes, मतलब कह रहा है कि कितने सदी के पिछले कुछ दशकों में, है ना, कितने सदी के मतलब कि दशकों में, मतलब कि कितने सदी के पिछले कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा में बार बार, है ना, मैनी रैपिड चेंज, मतलब बार बार बदलाव हुए हैं। ऑप्शन ए 17वीं सेंचुरी में, बी में है 18 सेंचुरी में, सी में है फिर से 18 सेंचुरी लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है और डी में है 20वीं सेंचुरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सेंचुरी में बहुत ही बदलाव देखे गए थे बार बार, है ना। आगे देखिए 42 में, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी, किस सेंचुरी के दौरान एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, मतलब कह रहा है कि किस सदी के दौरान जो है यूरोप में एक बौद्धिक आंदोलन बह गया, है ना। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इजिप्ट ऑफ द यूरोप इन यूरोप बह गया। ऑप्शन ए है 14 सेंचुरी में, बी में है 15 सेंचुरी में, सी में है फिर से 15 सेंचुरी लिख दिया और डी में 17 सेंचुरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंचुरी का ही है, बी का ही है या सी का ही है, दोनों सही है। आगे देखिए 43 में, इन दिस पोएट्स से होगा, इन द पोएट्स बर्ड चेंजर्स डिड नॉट यूज द, मतलब कह रहा है कि अपने या इन हीज, मतलब अपने महाकाव्य शब्दों में परिवर्तक का प्रयोग नहीं किया। कौन क्या यूज नहीं किया? ऑप्शन ए है द ओल्ड इंग्लिश, बी में है द मिडिल इंग्लिश, सी में है द मॉडर्न इंग्लिश और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। आगे देखिए 44 में, द कैंटरबर्ग टेल्स वाज रिटन बाय, मतलब यह जो है द कैंटरबर्ग टेल्स किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है लैंगलैंड के द्वारा, बी में है चांसर के द्वारा, सी में है ईस्ट के द्वारा और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी चांसर के द्वारा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, 44 तक हो गया। अब चलेंगे कितना नंबर 45 में। आइए 45 में देखते हैं। लिखा है कि पैराडाइज, पी है लिखा हुआ, क्या है? PA है ना, याद रखिएगा। पैराडाइज रिगेंड वाज रिटन बाय डैश, पैराडाइज रिगेंड जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है शेक्सपियर के द्वारा, बी में है किट्स के द्वारा, सी में है मिल्टन के द्वारा और डी में है
नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्टन के द्वारा लिखा गया था क्या, पैराडाइज रिगेंड। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, पैराडाइज लोस्ट, ऊपर है पैराडाइज रिगेंड, नीचे क्या है पैराडाइज लोस्ट, किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए मिल्टन के द्वारा, बी में है स्पेंसर के द्वारा, सी में डिकेंस के द्वारा, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह भी मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। क्या क्या, पैराडाइज रिगेंड और पैराडाइज लोस्ट, दोनों ही रिगेन प्राप्त करना है ना फिर से, और लोस्ट खो देना, दोनों ही मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। आगे चलिए 47 बोल रहा है कि द रोप ऑफ द लोक, बहुत ही अच्छा है, द रोप ऑफ द लोक वाज रिटेन बाय, मतलब कह रहा है कि ताले की रस्सी, द रोप ऑफ द लॉक मतलब ताले की राशि, किसी ताले की रस्सी, रोप रस्सी, ताले की रस्सी किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए सिल्ली के द्वारा, बी में है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, सी में है किट्स के द्वारा, और डी में है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाए, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। देखिए 48 में बोल रहा है कि हाइडिब्रास वाज रिटन बाय, मतलब है हाइडिब्रास किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए ड्राइटन के द्वारा, बी में है भौगन के द्वारा, सी में है बटलर के द्वारा, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बटलर के द्वारा लिखा गया था क्या, हाइडिब्रास। आगे चलिए 49 में मार्क फ्लेक्नो, देखिए यह चैप्टर देखना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10-12 नंबर एकदम कन्फर्म ही पूछ देगा, हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। और एक आपसे निवेदन है कि जो 10th का जो डलाया है वीडियो, वो अपने दोस्त भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, ठीक है। और उसमें सारा क्वेश्चन एकदम समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। और जानवे करते हैं हम लोग का मेहनत, इस चैनल पर मेहनत कैसे किया जा रहा है ना आप लोग के प्रति, तो इसलिए आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, 10th के बच्चों के साथ। और आप लोग को तो चल ही रहा है रिवीजन। बोल रहा है कि मार्क फ्लेक्नो वाज रिटन बाय, मतलब कह रहा है मैक फ्लेक्नो द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए है टेनिसन के द्वारा, ऑप्शन बी है स्पेंसर द्वारा, सी में है आर्नोल्ड द्वारा, और डी में है नन ऑफ दीज के द्वारा। तो इसका सॉरी नन ऑफ दीज मैंने किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 50 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए 51 में बोल रहा है कि डॉक्टर फास्टस जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए शेक्सपियर के द्वारा, बी में है किट्स के द्वारा, सी में है क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्लो, यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत, एकदम हम लोग क्या है रिवीजन मोड में, तो किसी को बात नहीं सुनेंगे, हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, है ना। 52 नंबर देखिए, बोला एडवर्ड टू वाज रिटन बाय, एडवर्ड जो 2 है किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, बी में है स्पेंसर द्वारा, सी में है मिल्टन द्वारा, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा एडवर्ड 2 लिखा गया था। आगे देखिए 53 में बोल रहा है कि वेनस एंड एडोनिस वाज रिटन, मैंने वेनस और एडोनिस जो है किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए किसके द्वारा लिखा गया था। तो वेनस और एडोनिस लिखा गया था किसके द्वारा, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 में वर्ड्सवर्थ वाज ए, वर्ड्सवर्थ जो था वह क्या था, ऑप्शन ए नोवेलिस्ट थे, बी में लिखा ड्रामाटिस्ट थे, सी में पोएट, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक पोएट थे, ठीक है। आगे चलते हैं 55 में बोल रहा है कि हेमलेट एक क्या है, हेमलेट क्या है, ऑप्शन ए ट्रेजेडी है, बी कॉमेडी है, सी फेयर्स है, और डी नन ऑफ दिस। तो हेमलेट जो है, हेमलेट एक ट्रेजेडी है, ठीक है, क्या है, ट्रेजेडी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में काइंड लियर क्या है, काइंड लियर किंग लियर क्या है, काइंड है ना, काइंड लियर क्या है, ऑप्शन ए कॉमेडी, बी में है ड्रामा, सी में है पोएट्री, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्रामा है, किंड लेयर जो है एक ड्रामा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि पायर्स द फ्लोमन इज रिटन बाय, ऑप्शन ए है स्पेंसर, मतलब कह रहा है, समझ लीजिए, कह रहा है कि पियर्स द फ्लोमन द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, ये जो है पायर्स द फ्लोमन किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए स्पेंसर द्वारा,
बी में है मिल्टन द्वारा, सी में है लैंगलैंड द्वारा और डी में है कंग्रीव द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग द्वारा, है ना, लैंग के द्वारा पियर्स द फ्लोमेन लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा तो लाइक सभी लोग करते हैं, और शेयर करिए जरूर दोस्तों के साथ। ठीक है, एकदम रुका हुआ है महाराज ढेर दिन से। 58 नंबर, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ेगा कैसे, है ना? इसलिए आप लोग जरूर शेयर कीजिए, मेहनत लगता है बनाने में। 58 नंबर देखिए कि ओथेलो, हेमलेट, जूलियस केसर, मेकाबेथ एंड किंग लियर वेयर रिटेन है। मैंने ये जो है सभी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है लैंगलैंड द्वारा, बी में है मार्लो द्वारा, सी में है शेक्सपियर द्वारा और डी में है स्पेंसर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। क्या? ओथेलो, हेमलेट, जूलियस केसर, मैकबेथ एंड द किंग लियर सब जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन देखिए, सॉरी आगे देखिए 59 में, विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटन बाय, मैंने विजन ऑफ जजमेंट जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए में दिया है शेली के द्वारा, बी में है जॉन किट के द्वारा, सी में है लॉर्ड बैरन द्वारा और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बैरन के द्वारा विजन ऑफ जजमेंट लिखा गया था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, मतलब रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए किसके द्वारा लिखा? ऑप्शन ए में है, मतलब रिवोल्ट मतलब विद्रोह, सही जानते हैं, मतलब इस्लाम का विद्रोह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड बैरन के द्वारा, बी में है शेली द्वारा, सी में है जॉन किट्स द्वारा और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेली के द्वारा लिखा गया था ना इस्लाम का विद्रोह। आगे देखिए 61 में कि द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटन बाय, मतलब द स्कॉलर गिप्सी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, बी में है W.B. इट्स के द्वारा, सी में है रॉबर्ट ब्रिड्ज के द्वारा और डी में है जेम सैनिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था। क्या? द स्कॉलर गिप्सी। देखिए कब पूछा, 18 में पूछा है, 21 में ही पूछा है ना, हो सकता है 22 में ही पूछ जाए। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को, सेशन को बहुत ही एकदम VVI नहीं, MVVI नहीं, ताबड़तोड़ TTI मानकर आप लोग याद कीजिए और देख लीजिए, रिपीट देख लीजिए। एक बार से नहीं होता है तो 2 बार देखिए, आप लोग 3 बार देखिए, यहाँ से आपको 10-12 नंबर देने वाला है। ठीक है, चलते हैं 62 नंबर में। बोल रहा है कि सोहरब एंड रुस्तन हैज बीन रिटन बाय, कि सोहरब और रुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए W.B. इट्स के द्वारा, बी में है रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा, सी में है जेम सैनिक द्वारा और डी में है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मैथ्यू अर्नोल्ड जी ही लिखे हैं सोहरब एंड रुस्तान। आगे देखिए 63 में बोल रहा है कि द गीतांजलि हैज बीन, देखिए सब गीतांजलि तो सबको पता होगा, छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे इसको, नहीं। ठीक है, लास्ट एक आध क्वेश्चन आप लोग के देंगे, आप लोग बता देते हैं गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सभी को पता है। 20 में पूछा है, 22 में पूछा है। आगे देखिए 64 में है कि द सवित्री हैज बीन रिटन बाय, सवित्री जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए सवित्री किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, बी में है सरोजिनी नायडू, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर, डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था द सवित्री। देखिए 19 से पूछा है, 20 में पूछा है, अभी हो सकता है 22 में पूछ दे, इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत। चलिए 22 में, सॉरी दोस्त 22 नहीं, 2023 में भी डाल ही देगा शायद। आगे देखिए 65 नंबर कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, मतलब कह रहा है कि शब्द जो है, नाटक जो शब्द है वह किस शब्द से आया था? ऑप्शन ए लैटिन से, सी में है स्कैंडिनेवियन से, सी में है ग्रीक से और डी में है अमेरिकन से। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? ग्रीक शब्द से ड्रामा शब्द आया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में ट्रेजेडी, कहाँ गया भाई? हाँ, ट्रेजेडी इंड विथ, ट्रेजेडी जो है किसके साथ इंड होता है? मतलब ट्रेजेडी समाप्त होती है, ऑप्शन ए हैप्पीनेस से, बी में है सोरो से,
दुख से, बी सी में है दोनों से, हैप्पीनेस और सोरो से, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोरो से खत्म होता है। ट्रेजेडी जो होता है वह सोरो मतलब दुख से खत्म होता है। आगे देखिए 67 नंबर में, कॉमेडी एंड विथ, कॉमेडी कैसे खत्म होता है। ऑप्शन ए हैप्पीनेस से, बी में सोरो से, सी में है बोथ से, और डी में है नन ऑफ दिस। सो सबको पता है कॉमेडी जो है खुशी के साथ खत्म होता है ना, कॉमेडी करते करते खत्म हो जाता है, हंसाते हंसाते खत्म हो जाता है, कॉमेडी खत्म होता है हंसाते हंसाते, हैप्पीनेस से। आगे देखिए 68 नंबर, बोला है कि फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज, मतलब कह रहा है कि प्रदर्शनी के लिए, ड्रामा प्रदर्शनी के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए इविल, ऑप्शन बी है फ्यूटाइल, सी में है इसेंशियल, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसेंशियल, बहुत जरूरी है ना। आगे देखिए 69 में, मोरलिटी प्लेज डेवलप्ड इन डैश, मतलब कह रहा है कि नैतिकता नाटकों का विकास कब हुआ, मतलब कब हुआ। ऑप्शन ए एंशियंट डे मैंने प्राचीन कालों में, बी में है मिडिल एज, सी में है मॉडर्न एज, डी में है नन ऑफ दीज। मैंने नैतिकता नाटकों का कब विकसित हुआ, तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा, मिडिल एज में ही नैतिकता के नाटकों का मतलब नैतिक नाटकों का मतलब मोरालिटी प्ले डेवलप्ड हुआ था, नैतिक नाटकों का उत्पन्न हुआ था। आगे देखिए विकास हुआ था। 70 में, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी वाज, मतलब पहली अंग्रेजी त्रासदी की ओथेला, मतलब ट्रेजिडी कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर फॉस्टस, ट्रेजिडी कौन थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जेलियस असेसर, है ना, जेलियस कैसर, सी में है गोरगबोडिक, डी में है किंग लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरबोड्यूक, ठीक है। आगे देखिए 71 में, ओथेलो क्या है। ऑप्शन ए कॉमेडी है, बी में ट्रेजिडी है, सी नोवेल है, और डी स्टोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, ओथेलो एक ट्रेजिडी है। क्या है, ट्रेजिडी कैसे खत्म होता है, सोरो के साथ, मतलब दुख को साथ, मतलब अरे यार ऐसा हो गया, मतलब दुख। और एक और था वो कॉमेडी कैसे खत्म होता है, कॉमेडी जो है हैप्पीनेस के साथ, है ना, मैंने हंसाते हंसाते खुशी के साथ खत्म इन होता है, समाप्त हो जाता है। और ट्रेजिडी जो है दुख के साथ, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। आगे देखिए 72 में, मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय, मर्डर इज द इन द कैथेड्रल जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए कैथेड्रल मतलब गिरजाघर होता है, मतलब गिरजाघर में हत्या, मर्डर इन द कैथेड्रल मतलब गिरजाघर में हत्या, या जो है बुक किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है टी.एस. एलियट द्वारा, बी में है शेक्सपियर द्वारा, सी में है मार्लो द्वारा, डी में है नन ऑफ दिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए 73 में, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, मतलब मॉडर्न नोवेल के पिता किन्हें कहा जाता है ना, माने आधुनिक उपन्यास के जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए रिचर्डसन को, बी में है फील्डिंग को, ऑप्शन सी है जॉनसन को, या डी ड्राइडेन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है फील्डिंग के द्वारा, फील्डिंग को कहा जाता है मॉडर्न माने आधुनिक साहित्य के जनक। आगे चलिए 73 74 है कि पमेला वाज रिटन बाय, पमेला जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए डिफोई, बी में है रिचर्डसन, सी में है जॉन ऑस्टिन, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्डसन के द्वारा पमेला लिखा गया था। आगे देखिए 75 में, प्राइड एंड प्रिजुडाइस किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है गोल्ड स्मिथ, बी में है फील्डिंग, सी में है जैन किट्स, और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन किट्स के द्वारा प्राइड एंड प्रिजुडाइस लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में, डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए फील्डिंग द्वारा, बी में है गर्ग इलियट के द्वारा, डी में है सी में है डिकनेस के द्वारा, और डी में है नन ऑफ दिस के द्वारा। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा, डिकेंस के द्वारा डेविड कॉपरफील्ड, सभी को पता है डिकेंस के द्वारा लिखा गया था, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से, मतलब बढ़ाते हुए 77 नंबर में, पिक विक पेपर जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए स्कॉट के द्वारा, सी में डिकनेस, बी में डिकनेस लिखा हुआ है, सी में
थेकेरे द्वारा, डी में है नन ऑफ दिस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिकेंस के द्वारा पिकविल पेपर लिखा गया था। आगे देखिए 78 में कि अनटचेबल एंड कुल्ली वाज रिटेन बाय, अनटचेबल एंड कुल्ली जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था, मतलब अछूत और कुल्ली, कुल्ली और अछूत है किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन में किरण देसाई, बी है अनीता देसाई, सी में है राजा राव, डी में है मुल्कराज आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था अछूत और कुल्ली, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है कि सरपेंट एंड द रोप वाज रिटेन बाय, मतलब यह जो है सरपेंट एंड रोप जो है किसके द्वारा लिखा गया था। इसका मतलब होता है सर्प और रस्सी, पीछे बताए थे, बताइए पीछे क्या बताए हैं, इतना जल्दी भूल गए हैं, बताएं राजा राव के द्वारा, है ना, लिखा गया था, ठीक है ना। हाँ, सरपेंट एंड द रोप लिखा गया था राजा राव। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, सभी को पता है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, सभी को पता है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में 81 बोल रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है मनोहर मलगोंकर, बी में है खुशवंत सिंह, सी में है अनीता देसाई, डी में है आर के नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 के खुशवंत राय के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया था। आगे देखिए 82 में ए बेंट इन द गंगाज इज रिटेन बाय, ए बेंट इन द गंगा जो है किनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह, बी में है नीता देसाई और सी में है मनोहर मलगोंकर और डी में है जोरू दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मनोहर मलगोंकर के द्वारा ए बेंट इन द गंगेज लिखा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया था, इस रिटर्न वाई किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी में है जीबी शॉ, डी में है डिकेंस और डी में है टीएस इलियट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीबी शॉ के द्वारा आर्म्स एंड द मैन्स को लिखा गया था। आगे देखिए 83 हो गया। 84 देखिए कि द डेवलप ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो कह रहा है डैश डेवलपमेंट ऑफ द वाज हेल्प, मतलब किस युग को, है ना, किस युग के अंग्रेजी के विकास को प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत से मदद मिली थी। ऑप्शन ए मिडिल इंग्लिश, बी में है मॉडर्न इंग्लिश, सी में है ओल्ड इंग्लिश और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए गिरीश करखंड, डी बी में है आर एन टैगोर, सी में है बीसी छठोपाध्याय और डी में है एस सी चटर्जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा गिरीश कर्नाड के द्वारा तुगलक लिखा गया था। आगे चलिए 86 में द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, मतलब प्रमुख है ना, प्रमुख भाषा जो है मेजर इंटेलेक्चुअल चेंजेज, मतलब प्रमुख भाषाई परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कौन। ऑप्शन ए है मॉडर्न लैंग्वेज, बी में है ओल्ड इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश, सी में है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, डी में है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ग्रेट वोवेल्स, है ना, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में 87 बोल रहा है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम में वर्ड, किस वर्ड से आया था, ड्रामा किस वर्ड से आया था, अभी बताएं ऊपर ग्रीक से आया है ना, ड्रामा का शब्द कौन सा शब्द से आया है, ग्रीक शब्दों से, ग्रीक भाषा से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि द रोमांटिक रिविवियल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, मतलब पुनर्कथा को अक्सर किससे जोड़ा जाता है, रोमानी जो है रोमांटिक पुनर्कथा को पुनरुत्थान को अक्सर किससे जोड़ा जाता है, रिविवियल मतलब पुनरुत्थान किससे जोड़ा जाता है, एसोसिएटेड विद किससे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन को, बी में है अलेक्जेंडर पोप को और सी में है विलियम वर्ड्सवर्थ और डी में है जॉन मिल्टन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। आके देखिए 88 हो गया। 89 में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन,
मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी जो भाषा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी भाषा जो है संस्कृत और फारसी है, संस्कृत एंड फारसी जो है से क्या है। ऑप्शन ए ओल्डर है, बी में यंगर है, सी में क्लासिकल है, डी में नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यंगर है। यंगर मैंने छोटा होता है, इल्डर मैंने ओल्डर, इल्डर कह रहा तो बड़ा रहता, ओल्डर का ही पुराना यंगर होगा, है ना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि मैगवेथ एंड जूलियस केसर वाज रिटन वाज, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया था, लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया बताइए। अभी ऊपर हम बताएं शायद कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। देखिए 91 में बोल रहा है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, मतलब कह रहा है, कि महास्वर के दौरान किसके स्थान परिवर्तन। ऑप्शन ए है मॉडर्न इंग्लिश का, मैंने सबसे ज्यादा किसका परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन ए मॉडर्न इंग्लिश, बी में मिडिल इंग्लिश, सी में ओल्ड इंग्लिश, अब डी में है ब्रिटिश इंग्लिश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मिडिल इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। फिलहाल 92 में कैसा लगा दोस्तों, आप लोग सेशन जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं, अब शेयर नहीं करते हैं महाराज, अपने देख लेते हैं, अकेले अकेले देखने से क्या फायदा है ना। यानी जब मिठाई है तो सब में बांट के खाइए ना, तब न मज़ा है। और एक ज़रूरी बात कि 10th का जो हम वीडियो डाले हैं वो आप लोग के भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कहीं भी हैं उसको उनको सेंड जरूर कीजिएगा, 10th वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 92 में बोल रहा है कि द क्या वैराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी की, किसका, इंग्लिश है ना, अंग्रेजी की नई किस्मों, अंग्रेजी की न्यू वैराइटीज, अंग्रेजी की नई किस्में जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभरी हुई है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभरी हुई है, वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सेकंड इंग्लिश, बी में है न्यू इंग्लिश, सी में है अमेरिकन इंग्लिश और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू इंग्लिश उभरी हुई है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए डैश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश जो है चाइना में किस लैंग्वेज के नाम से यूज होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट लैंग्वेज में, सॉरी ऑप्शन ए में है सेकंड लैंग्वेज, बी में है फर्स्ट लैंग्वेज, सी में है फ्रेंगिन लैंग्वेज और डी में है थर्ड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंगिन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को हम यूज करते हैं, कहाँ में, चाइना में। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स आर डैश नोवेलिस्ट, मतलब मार्क ट्वेन और जो हेनरी जेम्स है कहाँ के नोवेलिस्ट, मतलब उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए है इंडियन के थे, इंडियन उपन्यासकार हैं, या बी में ब्रिटिश है, सी में ऑस्ट्रेलियन है, या डी अमेरिका है, अमेरिकन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकन है। कौन, मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स जो है अमेरिकन उपन्यासकार थे, मतलब नोवेलिस्ट हैं। आगे देखिए 95 में द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डियलेक्ट्स, मतलब जो कह रहा है कि मिडिल लैंग्वेज जो है, मध्य अंग्रेजी जो है कितने बोलियां थी, कितना बोलियां थी। ऑप्शन ए मतलब मिडिल लैंग्वेज कितना बोलियां थी। ऑप्शन ए 2, बी में है 6, सी में 5, डी में है 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लैंग्वेज थी। कैसे, कितना बोलियां थी मिडिल लैंग्वेज में, 5 बोलियां। 96 में देखिए कि द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, मतलब कह रहा है कि कौन जो भाषा है या कौन जो है निम्नलिखित में कि इंग्लिश को आसान बनाने में सहायता किया है। ऑप्शन ए बाइबल, बी में है कुरान, सी में है महाभारत, डी में है रामायणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बाइबल, है ना। बाइबल जो है अंग्रेजी को सरल बनाने में मदद किया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में कि हु रोट हक्कलबेरी फिन, हक्कलबेरी फिन किसने लिखा। ऑप्शन ए हरमन मेलवाइल ने, ऑप्शन बी है हेनरी जेम्स में, सी है यर्नस्ट हेमिंगवे में और डी में है मार्क ट्वेन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी मार्क ट्वेन ने जो है हुकलबेरी फिन लिखे थे। ठीक है, आगे देखिए 98 में जो बोला गोल्ड स्मिथ एंड सिरडेन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, मतलब क्या बोला, सिरडेन कंट्रीब्यूशन टू द डैश, मतलब जो है गोल्ड स्मिथ और शेरिडन जो हैं, गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने किस चीज़ में योगदान दिया। ऑप्शन ए नोवेल में, बी में है नॉन फिक्शन राइटिंग में, सी में है पोएट्री में और डी में है इंग्लिश स्टेज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा,
नोवेल में, है ना, नोवेल में योगदान दिया। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। 99 में देखिए, 99 बोल रहा है कि कहाँ गया, ऊपर चलिए। होल सोइंका इज ए डैश पोएट। होल सोइंका जो है कहाँ के पोएट थे? ऑप्शन ए कैसे पोएट, कैसा पोएट थे? ऑप्शन ए नाइजीरियन, बी में अमेरिकन, सी में है इंडियन और डी में है ब्रिटिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया के पोएट थे। कौन? वोल सोइंका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, है ना। इससे आगे बोले थे ना कि 100+ क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो देखिए 100 पार हो रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, मतलब बोल रहा है कि ओल्ड इंग्लिश जो है, पुराना अंग्रेजी काल की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है वोकाबुलरी, बी में है मोड और सी में है इन्फेक्शन और डी में है जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोकाबुलरी, है ना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जो उसका मतलब क्या विशेषता जो है, वोकाबुलरी है ओल्ड इंग्लिश का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 बोल रहा है, चालू हो गया 100 के पार। ये मेजर, ये एक मिनट, क्या बोल रहा है कि ये मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज डैश, मतलब अंग्रेजी में एक प्रमुख भाषाई परिवर्तन कौन है? ऑप्शन ए ग्रेट वोवेल शिफ्ट, सी में है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऊपर ऐसा क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को, सी में है लैंग्वेज चेंज, डी में है वोकाबुलरी शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताए, रिपीट हो गया है। आगे देखिए 102 में कि द 18th सेंचुरी इज नोन एज द 18th सेंचुरी किस युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वोकेलियर एज, सी में है जोकोबियन एज, सी में है ऑगस्टन एज, सी और डी में है रोमांटिक एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है 18th सेंचुरी को, है ना। आगे देखिए 103 में जो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्यूरिटी ऑफ, मतलब जो ओलिवियर गोल्ड स्मिथ जी ने कुछ पर शुद्धता पर बल दिया, कुछ पर शुद्धता पर बल दिया, किस शुद्धता पर? ऑप्शन ए सिटी लाइफ, बी में है विलेज लाइफ, सी में है टाउन लाइफ और डी में है डोमेस्टिक लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलेज लाइफ के स्वच्छता पर ध्यान दिए, है ना, प्यूरिटी पर। आगे देखिए शुद्धता पर ध्यान दिए। आगे 4 में है 104 में कि हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए ई एम फॉरेस्टर, बी में है W.B. येट्स, सी में है T.S. एलियट, डी में है D.S. लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है, ई एम फॉरेस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया था, है ऑप्शन। अब चलिए आगे 105 में, टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड अबाउट द डैश, मतलब कह रहा है कि आज किसके बिना दुनिया के बारे में, आज किसके बिना दुनिया के बारे में सोचना और कल्पना करना असंभव है ना, इम्पॉसिबल है। ऑप्शन है ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, बी में है प्रिंटिंग मशीन, सी में है बुलक कार्ट, डी में है इलिटरेट पीपुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग मशीन के द्वारा, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, स्पेलिंग जो है कलर वो किस में यूज करते हैं, माने स्पेलिंग कलर का प्रयोग हुआ है कैसे, किस इंग्लिश में? ऑप्शन ए इंडियन इंग्लिश, बी में है फ्रेंच इंग्लिश, सी में है ब्रिटिश इंग्लिश और डी में है अमेरिकन इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन इंग्लिश में यूज हुआ है कलर, है ना, ये कलर। आगे देखिए 107 बोला है कि हु रोट एंडी मोन जो है किसने लिखा? ऑप्शन ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी में है जॉन कीट्स, सी में है पीबी शेली, सी डी में है एस.टी. कोलेरिड्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था कुछ इंडीम्यून। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है कि द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड द डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब कह रहा है कि किस काल के ग्रंथ को पढ़ना और समझना जो है डिफिकल्ट था, किस युग के ग्रंथ को पढ़ना और समझना बहुत ही डिफिकल्ट था, कठिन था। ऑप्शन ए में है मिडिल इंग्लिश को, सी बी में है ओल्ड इंग्लिश, सी में है मॉडर्न इंग्लिश और डी में है पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड इंग्लिश को समझना बहुत ही कठिन था। आगे देखिए 109 में इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, मतलब बोल रहा है कि अंग्रेजी जो है प्राचीन
प्राचीन फैमिली मैंने परिवार से संबंधित है। किस कौन सा प्राचीन? ऑप्शन ए है अमेरिकन इंडियन, बी में है इंडो यूरोपियन, सी में है इंडियन ऑस्ट्रेलियन, डी में है इंडो पाकिस्तानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो पाकिस्तानी। तो इसको राइट 109 का राइट आंसर हो जाएगा इंडो यूरोपियन से संबंधित है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है कि द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का है ना मे बी कॉल्ड द ईरा ऑफ। मतलब बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा के विकास और है ना डेवलप, अंग्रेजी भाषा के विकास और विकास की नवीनतम अवधि को किसका युग कहा जाता है? ऑप्शन ए एंशियंट इंग्लिशेस, बी में है ओल्ड इंग्लिशेस, सी में है मिडिल इंग्लिशेस और डी में है न्यू इंग्लिशेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल इंग्लिशेस। ठीक है, आगे चलिए 111 में बोल रहा है, देखिए आप लोग सेशन को जरूर शेयर करिए, दोस्तों के साथ तुम शेयर कर दीजिए, ग्रुप है उसमें डाल दीजिए सीधे, कोई दिक्कत नहीं, सभी को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, 111 में देखिए द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएट। देखिए पढ़ने में मन नहीं लगता होगा अधिकतर को, जिसमें मन ना लगता समझिए वही सक्सेस दिलाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ने में मन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाइए। और चलिए आगे चलते हैं। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, मतलब बोल रहा है रोमांटिक रिवाइवल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन से, बी में अलेक्जेंडर पोप से, सी में है विलियम वर्ड्सवर्थ से और डी में है जॉन मिल्टन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखिए 12 नंबर में कि बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन। मतलब बोल रहा है कि बंकिम चंद्र ने राजा है ना, बंकिम चंद्र ने राजा मोहन की पत्नी को अंग्रेजी में पहला भारतीय उपन्यास लिखा था। कब? ऑप्शन ए 1857 में, बी में है 1914 में, सी में है 1864 और डी में है 1847 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1874 हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 113 में कि द राइटिंग सिस्टम इज ओल्ड बिकॉज द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फ़ाबेट। मतलब बोल रहा है कि पुरानी अंग्रेजी जो है ना, ओल्ड इंग्लिश मतलब पुरानी अंग्रेजी में लेखन प्रणाली में वर्णमाला का उपयोग किया जाता है। किसका? वर्णमाला का उपयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेट किस वर्णमाला का? ऑप्शन ए है र्यूनिक, सी में है केंटियस, सी में है के सेल्टिक और डी में है सेक्सोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर र्यूनिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 114, बहुत जल्द खत्म होगा, बस 2-4 मिनट और। द ग्रेट वोवेल शिफ्टेड ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ द चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल। मतलब कह रहा है कि महान स्वर बदलाव है ना, ग्रेट वोवेल शिफ्ट मतलब महान स्वर बदलाव ने अंग्रेजी के लंबे स्वरों के है ना में कई बदलाव लाए हैं। लंबे स्वर के किस में जो है कई बदलाव लाए हैं? किस में कई बदलाव लाए हैं? ऑप्शन ए है स्पेलिंग में, बी में है प्रोनाउंसिएशन में, सी में है ओरल में और डी में है रिटन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब समझ रहे हैं, उच्चारण में है ना। आगे चलते हैं 115 में कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन ईयर्स। मैंने कितना ईस्वी में इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है 1066 में, बी में 1857 में, सी में 1476 दिया हुआ है और डी में 1605 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट 1476 में। रिपीट करते ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन डाला है वो। देखिए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विंडो टू द वर्ल्ड, अंग्रेजी क्या है? बी में है हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, बी सी में है ब्लेसिंग इन डिसयूज और डी में है डिग्रेस टू द वर्ल्ड। तो इंग्लिश एक क्या है? विंडो टू द वर्ल्ड, विश्व के खिड़की है। आगे देखिए 17 में द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। द रोमांटिक रिवाइवल जो है एसोसिएटेड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिल्टन से, बी में है ड्राइडन से, सी पोप से मैंने अलेक्जेंडर पोप और डी में है विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक रिवाइवल संबंधित है। आगे देखिए 118 में कि द डैश हैड फॉर
रीचिंग ए इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा पर किसका दुर्गामी मतलब बुरा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए रेनेसेंस को, बी में है एग्रीकल्चर को, सी में है एजुकेशन को और डी में है इंडस्ट्री को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका 118 हम बोले थे ना, एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसलिए इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। आगे हम बताते हैं 19 में कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन। इंग्लिश जो है कहाँ में मतलब विदेशी भाषा के नाम से जाना जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अंग्रेजी का प्रयोग विदेशी भाषा के रूप में किया जाता है। कहाँ, कौन सा में, कहाँ, किस देश में। ऑप्शन ए है इंडिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका, डी में है न्यूजीलैंड और सी में है चाइना। तो चाइना में भी यूज होता है अंग्रेजी भाषा के रूप में। अंग्रेजी भाषा को मतलब अंग्रेजों के क्या बोल रहे हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा के रूप में जाना जाता है चाइना में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है, 120 है, ठीक बोले हैं ना। 119 को तो सही है, कन्फ्यूजन लग रहा है कहाँ। 119 को न्यूजीलैंड होना चाहिए, है ना। चाइना में तो दूसरा भाषा सेकंड लैंग्वेज जानते हैं, यानी न्यूजीलैंड होगा, सॉरी। इंग्लिश इज यूज फॉरेन लैंग्वेज इन, मतलब अंग्रेजी का उपयोग जो है प्रयोग विदेशी भाषा के रूप में किया जाता है। कहाँ में, न्यूजीलैंड में। आगे देखिए 120 है, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स। लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स मतलब कह रहा है कि पुरानी अंग्रेजी की भाषा किसके कारण अलग दिखती है। ऑप्शन ए स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, बी में है ओरल लैंग्वेज, सी में है लिंग्विस्टिक अपील, डी में है राइटिंग स्किल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी के कारण, है ना। पुरानी अंग्रेजी की भाषा के कारण भाषा जो है स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी के कारण अलग दिखती है, ठीक है। आगे बस खत्म हो गया। मतलब 120 100 से 120 बहुत ही लाजवाब सेशनों का हम लोग क्या किए, रिवीजन किए। आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और आप फिर से समझ में आए तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स, हम मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।